फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 11 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के प्रमुख समाचारों को देखें, मतलब आज के न्यूज़पेपर में तो हमें दो प्रमुख समाचार दिखाई देती है और एक जो समाचार उसमें ढेर सारा था वो एक्चुअल में आज उस पर डिसीज़न आने वाला था, या अब मैं कहूँ, मैं तो जान रहा हूँ कि अभी इस समय तक आ चुका है। उसका डिटेल अभी नहीं आया है लेकिन इस समय तक आ गया है। तो मैंने इसलिए उसे कल के लिए रख दिया है कि व्यवस्थित जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसके आधार पे, आप समझ ही रहे हैं, धारा 370 उसको कल विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब वो करंट पूरा डेवलपमेंट हो चुका है उसमें। ठीक है, अब उसमें बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, जो आज के दो प्रमुख समाचार हैं उसमें एक है कि द हिंदू में ही है, इंटरपोल ने अपना एक अभी ऑपरेशन स्टॉर्म चेक 2 किया है। उसमें ये देखा गया है कि मानव तस्करी की घटनाएं दिखी जा रही हैं, और उससे भी ज़्यादा जुड़ा है कि मानव तस्कर के जो शिकार लोग हैं, जो मानव तस्करी के पीड़ित लोग हैं, उनके द्वारा साइबर धोखाधड़ी में जो है उनको साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरफ वो मानव तस्करी के शिकार हैं, दूसरे तरफ उनको एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के क्राइम में जो है उनको फंसाया जा रहा है, उन्हें वो किया जा रहा है। ठीक है, ये मामला, इस तरह का मामला जून में ही चर्चा में हुआ था। फिर अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने इंटरपोल के सहयोग से एक ऐसे ही मामले में जो एक पीड़ित था तेलंगाना का, उस पर जो है उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है। ठीक है, दूसरा जो मामला है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, वो भी द हिंदू में ही था। और वो क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि 17 सितंबर से शुरू की गई इस योजना, जो कि हमारे हाथ से हस्तशिल्पियों के लिए, बुनकरों के लिए, या जो हाथ से काम करने वाले जो हमारे श्रमिक भाई बंधु हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो है भगवान विश्वकर्मा जयंती पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू किया है, जो कहीं न कहीं उनके हुनर को और बेहतर बनाना और अंतर्राष्ट्रीय जो सप्लाई चेन है, ख़ासतौर से जो हैंडक्राफ्ट और इस तरह की चीज़ों में, या जो अंतर्राष्ट्रीय अवसर है उसके लाभ उठाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए ये योजना लाई गई थी। और 2.5 महीनों में 17 सितंबर से लाई ही गई है और 1 दिसंबर तक 21 लाख लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। तो इसको हम समझते हैं, ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है अगर आप देखें तो आइए हम इन दोनों न्यूज़ों को अच्छे से समझते हैं। अभी जो ये न्यूज़ है, एक कह सकते हो कि कई बार गंभीर कोई घटना होती है और उसमें कोई और गंभीर चीज़ हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, कोढ़ में खाज का होना या चोट पे चोट का लगना। ठीक है, ये उसी तरह की बात है कि इसमें एक अपराध है कि मानव तस्करी हो रहा है, और जो उसके पीड़ित हैं उन्हें दूसरे अपराध, साइबर अपराध में फंसाया जा रहा है। और ये एक नेटवर्क पूरा काम कर रहा है म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में। ये मामला पहले से ही था, कोरोना काल में ये बातें और देखी गई। जून में जो है इंटरपोल ने जो है इसको लेके जो है एक ये बात बताते हैं, और फिर अगस्त में जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय द्वारा जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और उसमें बताया जाता है कि म्यांमार में लगभग 1,30,000 ऐसे लोग जो मानव तस्करी करके लाए गए हैं, उनके मानव तस्करी से पीड़ित लोग हैं, और उन्हें जबरन जो है साइबर अपराध कार्यों के लिए जो है फंसाया जा रहा है, या उनसे साइबर अपराध कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी तरह से उसके बगल में जो है थाईलैंड, वहाँ भी लगभग 1 लाख लोग इस तरह के, और लाओ पीडीआर और कंबोडिया, इस तरह के देशों में मिला के लगभग लाखों लोग जो है उसमें कहीं न कहीं पीड़ित हैं। और उसमें जैसे म्यांमार में ही अभी इंटरपोल ने बताया कि पिछले साल म्यांमार ने जो कार्रवाई की, पिछले साल क्या इसी साल, उसमें 22 देशों के जो है ये मानव तस्करी के पीड़ित लोग जो है उसको उसमें छुड़वाया था। ठीक है, तो ऐसे में ये मामला चर्चा में है, और ये हमारे लिए साइबर सुरक्षा के साथ साथ मानव तस्करी और इंटरनेशनल जो क्राइम सिंडिकेट है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि
इसमें जो काम, जो साइबर अपराध में जो चीज़ जुड़ा हुआ है वो मजबूर है वैसा करने के लिए, और ख़ुद से इसी तरह के किसी साइबर क्राइम और इस तरह के धोखाधड़ी का वो शिकार है। इसमें होता क्या है, जैसे मानव तस्करी कैसे कर लिए जाते हैं, अगर इसको ज़रा थोड़ा सा समझे संक्षेप में, तो होता क्या है कि बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफ़र किए जाते हैं दक्षिण पूर्व आसियान कंट्रीज़ के कई सारे देशों में, कंबोडिया, थाईलैंड, इस तरह के देशों में। वहाँ पे कुछ तो प्यार मोहब्बत की बातें होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है जॉब के ऑफ़र रहते हैं, और वो जॉब के ऑफ़र इतने बेहतर रहते हैं कि कोई उसको छोड़ नहीं पाता है। और जब लोग वो उस वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनको एक गिरोह होता है जो अगवा कर लेता है, और वहाँ से फिर वो उन देशों से फिर इस तरह से म्यांमार में या इस तरह के जो गोल्डन ट्रायंगल देश हैं, गोल्डन ट्रायंगल या डेथ ट्रायंगल जो अफीम उत्पादक देश है, वहाँ पहले से ही जो है उस तरह का जो है तस्करी होता रहता है, ड्रग तस्करी। वहाँ पे उन लोगों को लाया जाता है, उनको एक तरह से बंद रखा जाता है, अमानवीय उनके साथ व्यवहार किया जाता है, और उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि या तो वो दे, क्या कहते हैं, फिरौती दें, या तो वो उनके लिए साइबर क्राइम करें, साइबर अपराध करें, बैंकिंग थोड़ा धोखाधड़ी करें, और तभी वो उनको छोड़ा जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात भी देखी गई है कि यहाँ पे इस तरह के जो रैकेट, खासतौर से म्यांमार के रखाइन और उस तरह के चलाने वालों में ज़्यादातर चीन के लोग भी उसमें, उस जो माफिया लिस्ट में उसमें शामिल हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि वहीं के हों जो थाईलैंड और उस देशों में जा रहे हैं। युगांडा ने बताया कि उसके कई सारे लोग जो है दुबई में काम करने के लिए ले जाए गए, उनको जाना था दुबई में काम करने के लिए ले जाने की बात कही गई, लेकिन वहाँ से उनको जो है थाईलैंड और फिर वहाँ से जो है उनको म्यांमार में ले जाके बंद करके इस तरह के काम करवाए गए हैं। भारत के भी हज़ारों पीड़ित, कई लाखों पीड़ित बताए जा सकते हैं। एक मामला अभी तेलंगाना पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है, आप कह सकते हो कि इंटरपोल के मदद से। तो ऐसे में एक जो हम साइबर अपराध है, जो साइबर धोखाधड़ी है, वो तो चीज़ें पता ही है। इसमें एक और पहलू आ रहा है कि जो साइबर अपराध करने वाले लोग हैं वो पहले से ही पीड़ित हैं और एक्सटॉर्शन के कारण ऐसा करने पे मजबूर हो रहे हैं, यानी ये समस्या को और ज़्यादा जटिल बना दे रही है। ठीक है, क्योंकि जब पकड़े जाएंगे तो कौन से लोग पकड़े जाएंगे, जो दूसरे हैं, जबकि उनको मजबूर किया जा रहा है किसी क्राइम को। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप किसी को बंदूक के नली पे, जैसे एक मूवी आई थी ना जिसमें नाम तो नहीं पता है, कि कोई विदेशी आता है और उसे, उसके घर वालों को अगवा करके उसको धमकी देके कई जगह शहरों में बम रखवाया जाता है, बाद में वो बम से खुद भी उड़ जाता है और नाम उसका होता है, काम कोई और करता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गंभीर चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, ये इंटरपोल भी बता रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम समझते हैं। मानव तस्करी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी जो इंटरपोल है वो भारत में एक ऐसे ही ऑपरेशन चलाया है, और उस ऑपरेशन में आप कह सकते हो संभवतः भारत में पहला ऐसा केस रजिस्टर्ड किया गया है तेलंगाना पुलिस ने, जो कि इस मानव तस्करी का पीड़ित व्यक्ति है और जो साइबर क्राइम में से जुड़ा हुआ था, उससे साइबर क्राइम करवाया गया था। तो यही है, इससे ये पता चलता है कि जो संचालित धोखाधड़ी योजनाओं के खिलाफ पहले इंटरपोल ऑपरेशन है, इस बात के और सबूत मिले हैं कि यह प्रवृत्ति दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ के कहाँ, भारत और जो है कह सकते हो कि अफ्रीकन देशों और जो खाड़ी के देशों में, यानी ये कहीं ना कहीं इसका विस्तार और भी देशों में होता जा रहा है। ये बात इस रिपोर्ट में आई है। ठीक है, देखिए ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड, ये इस नाम से ये इंटरपोल का ऑपरेशन चलाया गया है, और इसमें जो है ये इंटरपोल की जो कार्रवाई है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2, इसमें मानव तस्करी, पासपोर्ट जालसाजी, भ्रष्टाचार, दूरसंचार धोखाधड़ी, यौन शोषण जैसे आरोपों में विभिन्न देशों में 281 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और इसके जरिए, इस गिरफ्तारियों के जरिए 149 मानव तस्करी पीड़ितों को बचाया गया है और 360 से अधिक जो है जांचें खोली गई हैं। इस वजह से ये मामला जो है चर्चा में हो गया है। और कहीं न कहीं ये बातें फिर से, जैसे जून में, मैं आपको पहले बताऊं कि जून में इंटरपोल ने ये सारी बातें बताई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने भी कई सारे मामले, हालांकि उन लोगों ने शिकायत नहीं दर्ज की थी, कई सारे मामले ऐसे आए जो लोगों ने बताया कि वो जो है उनको ले जाया गया नौकरी के झांसे देकर,
और वो उनको म्यांमार में, पहले थाईलैंड, वहाँ से फिर जो है सड़क मार्ग द्वारा जो है म्यांमार लाया गया। वहाँ पे उनको कैद किया गया, उनको 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम कराया जाता था, मारा पीटा जाता था, बिजली के शॉक दिए जाते थे ताकि उन्हें मजबूर किया जा सके धोखाधड़ी करने के लिए। और इस मानव तस्करी में ये इनको क्यों ऐसे इनसे साइबर धोखाधड़ी क्यों कराया जाता है? क्योंकि जो जॉब इस तरह का दिया जाता है कि उनको साइबर तंत्र का बेहतर नॉलेज पहले से होता है, उनको उनके जॉब प्रोफाइल इस तरह से दिया जाता है कि लोग जो है, जो उस तरह से सक्षम लोग होते हैं या जो टेक्निकली साउंड लोग होते हैं, वो उस जॉब के ऑफर में चले जाते हैं। फिर वहाँ से वो आप एक बार चले गए हैं तो वहाँ पे उनको पकड़ के, चूँकि उनको टेक्निकल नॉलेज रहता है, फिर उनको क्या किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है गलत कार्य यानी साइबर धोखाधड़ी, या अपने ही लोगों को या किसी और भी लोगों को धोखा देने में। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो धोखा देने वाला व्यक्ति है एक्चुअल में वो खुद ही पहले से ही पीड़ित है, आप कह सकते हो गन पॉइंट पे है, या मजबूरी में वो काम कर रहा है। सभी नहीं, लेकिन ये भी एक समस्या है जो कि इस समस्या को और ज़्यादा जटिल बना दे रही है। ठीक है, क्या मामला है देखिए, इसमें इंटरपोल कहता है कि अभी तेलंगाना पुलिस ने जो है एक पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी के मजबूर करने के उद्देश्य से की गई मानव तस्करी में भारत में पहला मामला दर्ज किया है। इसमें एक अकाउंटेंट था जिसको नौकरी का झांसा दिया गया, और इसके बाद वो वहाँ पे उसको दक्षिण पूर्वी देश में उसे नौकरी का ऑफर था, और वहाँ जा गया और फिर उसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, मतलब ऑनलाइन साइबर क्राइम करने के लिए या जो फ्रॉड करने के लिए उसे मजबूर किया गया। और जब वो फिरौती दिया, इसके बाद उसको वहाँ से वापस कर दिया गया। ठीक है, उसको वापस जाने दिया गया। हालांकि उसको इस मामले में रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये अब पता चला पकड़ा गया है, लेकिन मामला क्या है कि ये साइबर फिरौती का अपराधी है, लेकिन ये मानव तस्करी का पीड़ित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मामला क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप तो पकड़ रहे हो साइबर अपराधी को, लेकिन जब जांच करने जाओगे तो पता चलेगा कि वो खुद ही इसी तरह के साइबर फ्रॉड के जरिए मानव तस्करी का शिकार हो गया है। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं कि इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो जब देखें नेटवर्क के बारे में, तो इसको आप भले अभी जैसे इंटरपोल ने बताया कि ये मामला जो है दक्षिण पूर्व एशिया या म्यांमार के देशों में है, लेकिन अब जो मामले आ रहे हैं वो इसका दिख रहा है कि वैश्विक स्तर पर नेटवर्क है। जैसे देखिए, इसमें कहा गया है कि शुरुआत में, जैसे जब जून में इंटरपोल ने बताया था तो उसने कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया में हजारों लोगों की तस्करी की गई है, और वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों को साथ धोखा दिया जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में वहाँ पे गिरफ्तार करके वहाँ से धोखा दिलवाया जा रहा है। और अगस्त माह में उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट आती है, और उसमें बताता है कि धोखाधड़ी में रोमांस, निवेश घोटाले, क्रिप्टो धोखा, अवैध जुए, अवैध लॉटरी आदि कई मामले इसमें जो है शामिल हैं। इसके जरिए ये क्राइम कराया जा रहा है। और इसमें जो नेटवर्क है वो बता रहा है कि म्यांमार में कम से कम 1,20,000, यही रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट कहती है, ऐसी स्थितियों में रखे जाने का अनुमान है जहां उन्हें ऑनलाइन घोटाले करने के लिए मजबूर किया जाता है। कंबोडिया में 1 लाख लोग हैं। इसी तरह से लाओ, पीडीआर, फिलीपींस, थाईलैंड सहित अन्य राज्यों में भी हजारों लोग उसमें काम कर रहे हैं। और वो रिपोर्ट बताती हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं चाइनीज़ माफिया भी जुड़े हुए हैं, इन्वॉल्व हैं उस तरह के काम को कराने के लिए। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये 1, 2, 3 नहीं, कई सारे देशों में फैला मामला है। और ये जो क्षेत्र है आप देखिए, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड या लाओ, पीडीआर, ये उसमें से 3 देश जो है, जो गोल्डन ट्रायंगल या डेथ ट्रायंगल कहते हैं, जिसे आप समझ सकते हो कि जो अफीम का जो उत्पादक तो नहीं कह सकते, लेकिन तस्करी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उत्पादक भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। यह उसके साथ साथ अब यहाँ पे जो है लोगों को बुलाया जाता है नौकरी का झांसा देके, उनको वहाँ पे फिर अगवा कर लिया जाता है। अगवा करा के लाके साइबर जो है अपराध भी कराया जाता है। यानी कि उस क्षेत्र में पहले से जो कॉम्प्लिकेटेड सुरक्षा चुनौतियाँ थी उसमें कुछ और भी जुड़ जा रही हैं। ठीक है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अनुमान में जो ये सिंडिकेट है, जो ये सिंडिकेट चल रहा है,
ये अरबों डॉलर का वार्षिक घोटाला करता है। अरब डॉलर कहने का, 1 अरब डॉलर हो जाएगा आपका 8500 करोड़ या 8000 करोड़ तो हो ही जाएगा। अरबों डॉलर यानी कि लाखों करोड़ का जो है इसमें यहाँ पे, लाख करोड़ नहीं लाखों करोड़ का यहाँ पे इस तरह से साइबर धोखाधड़ी करके ये लोग द्वारा पैसा कमाया जा रहा है। ठीक है। और हाल ही में युगुंडा के एक बताया गया कि उसके कई नागरिकों को नौकरी के वादे पर दुबई ले जाया गया और फिर थाईलैंड के रास्ते म्यांमार ले जाया गया और फिर वहाँ पे उसके सिंडिकेट को सौंप दिया गया और वो उस तरह से काम करने लगे। अब प्रश्न है कि ये मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं एक जो हमारे श्रमिक या जो लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो तो जा रहे हैं काम करने के लिए, उन्होंने वीज़ा लगाया, पासपोर्ट लगाया, उम्मीदों के साथ गए और वहाँ पे उनको एक अलग क्राइम करने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। ऐसे में जो सरकारें हैं जो इन देश के लोगों के साथ जो ये काम कर रही हैं, उन्हें निश्चित रूप से उन पर दबाव बनाना है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को। उसमें हालांकि वहाँ की सरकारें भी इस तरह के, जैसे कि अभी म्यांमार में ही हुआ था, वहाँ के देशों द्वारा 22 देशों के तस्करी पीड़ितों को छुड़ाया गया था। लेकिन हमारे संदर्भ में अगर साइबर क्राइम देख रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारे लोग जा रहे हैं, ख़ासतौर से इस पर साइबर क्राइम पे तो काफ़ी आपको जो है कह सकते हो प्रचार प्रसार हो रहा है, बैंकों द्वारा भी बताया जा रहा है साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए। लेकिन इस तरह के मानव तस्करी या इस तरह के फ्रॉड में लोग जो फंस जा रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को या सुरक्षा एजेंसियों को इसको लेकर भी जो है प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि हमारे लोग इस तरह के जाल में न फंसें या दुनिया के किसी भी देश के लोग इस तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ट्रैप में न फंसें और वो ट्रैप में फंस के दूसरा कोई जो है कह सकते हो कि उनसे जो अमानवीयता तो होती ही होती है, साथ में उनसे क्राइम भी कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो भी आगे होगा वो बता देंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो है 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस था, उस अवसर पर एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये योजना कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में या हमारे देश में जो स्थानीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जो हाथ से चलाए जाने औजारों औजारों यानी कि एकदम लघु और जो कह सकते हो सूक्ष्म स्तर पे माइक्रो लेवल पे जो है जो हस्तशिल्प और इस तरह के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनके उन्नयन और उनके द्वारा, दोनों समझिए, उनके उन्नयन और उनके द्वारा भारत में जो स्थानीय स्तर पे जो है स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास की ये पहल है। किसका? इसके दो है, समझिए। जो हमारे हस्तशिल्प हैं उनका उन्नयन करना है, उनको सक्षम बनाना है और उनके जरिए स्थानीय स्तर पे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे लाना है। ठीक है, ऐसे में एक सरकार ने एक योजना चलाई है। ये 13,000 करोड़ की योजना है, 2023 से लेके 2027-28 वित्त वर्ष तक के लिए है। इसमें जो मेन चीज़ है वह यह है कि जो हमारे देश में करीब 18 तरह के जो उसमें हस्तशिल्प हुआ है, जिसमें बुनकर है, मोची है, दर्जी है, नाई है, मैं जात का नहीं ले रहा हूँ, उसमें जो वर्णित है जो इनके कार्य के आधार पे, ठीक है, इस तरह के जो मछुआरे हैं जो जाल बनाते हैं या बढ़ई हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, इनका जो परंपरागत, इनको अभी तक जो जानकारी मिलती है अमूमन वो अपने परिवार से या आस पड़ोस अपने से ही सीखते हैं। इनके सामने समस्या होती है कि ये काम तो करते हैं और इनकी काम यानी लोकल लेवल की काम का वैश्विक स्तर पे मार्केट भी बहुत बेहतर है, लेकिन गुणवत्ता इनके पास न होने के कारण, और गुणवत्ता न होने के कारण कमी क्या है कि इनके पास वो औजार नहीं है, इनके पास वो उस तरह का प्रशिक्षण नहीं है जो वैश्विक ज़रूरतों के अनुसार हो, और साथ ही में इनके पास पूंजी नहीं है। ऐसे में ये अपना खुद का भी विकास नहीं कर पा रहे हैं और इनके हुनर का फ़ायदा भारत नहीं उठा पा रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा जो है कह सकते हो कि
अनट्रैप्ड आप कह सकते हो कि वो क्षमता है भारत की, अगर भारत उसे खोल दे, उसे अनलॉक कर दे, उसे उनकी हुनर को उन्नति बना के, उन्हें संसाधन दे के, और वैश्विक जो मांग है, जो वैश्विक डिमांड है हस्तशिल्प उद्योगों का, उसके बराबर बना दे, तो भारत बहुत स्थानीय स्तर पे जो है इनके द्वारा बहुत बड़े स्तर के व्यापार को भारत कब्जा कर सकता है। कब्जा करना है मतलब पहुंच बना सकता है। अगर आपको पता होगा, दुनिया की सबसे महंगी कार जो है रोल्स रॉयल्स है। क्यों है? क्योंकि वो हैंडमेड है। आप जैसे प्रधानमंत्री जी जब ये उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने तब उसमें बताया कि वो विदेश में गए तो वहाँ पे गहनों का बहुत मांग है, और वो गहने किन गहनों का, जो मशीन से है, नहीं, जो हाथ से बनाए हुए हैं। आप देखिए विदेशी हमारे यहाँ जो फॉरेनर आते हैं, या जो अभी G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें सरकार ने बहुत सारे ऐसे लगाए थे जहाँ पे हस्तशिल्प या किसी भी तरह के हस्तशिल्प को जो है वहाँ पे प्रोन्नत किया जा रहा है। बहुत सारे जो हमारे आगे आप देख रहे हैं कि एक बता रहा है कि जो डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, आज 40 से 45 करोड़ लोग हमारे यहाँ इंटरनेट है उनका उपभोक्ता है, और 2027 तक 90 या 2030 तक 108 करोड़ के आसपास, यानी 1 अरब से ज़्यादा इंटरनेट लोग होंगे। ऐसे में बहुत बड़ा डिजिटल बाजार होगा। और आज आप उस डिजिटल बाजार में देखेंगे तो बहुत सारे लोकल मेड जो कपड़े हैं, जो हुनर है, जो उसमें है, उसकी बहुत तेज़ी से मांग घरेलू उसमें बढ़ रही है। और जो सरकार लोकल फॉर वोकल का जो चला रही है, उसमें और ये चीज़ें हो रही है। और सरकार इसी तरह के लोगों को और करने के लिए अपना यूनिटी मॉल हर राज्य की राजधानियां या जो एक प्रमुख केंद्र में वो स्थापित करने की बात कर रही है, जहां पे लोकल लेवल का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, या जो GI प्रोडक्ट है, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें माहौल है, उसमें ज़रूरत क्या है कि इन लोगों को हुनर दिया जाए, इन लोगों को संसाधन दिया जाए, मतलब इनके टूल्स दिए जाएँ और इन लोगों को संसाधन दिया जाए। संसाधन मतलब पैसा, और ये सारी चीज़ें इस योजना का पार्ट है। जैसे इसमें जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण उपरांत उन्हें 15,000 रुपये तक का जो है टूल बॉक्स दिया जाता है। साथ ही में प्रशिक्षण उपरांत टूल बॉक्स लेने के बाद उन्हें कोलेटरल फ्री, यानी बिना किसी गिरवी के, चूंकि ये गरीब लोग होते हैं, इनके पास पूंजी गिरवी रखने के लिए बैंक के पास कुछ नहीं होती है कोलेटरल रखने के लिए, तो कोलेटरल फ्री इनको ऋण दिया जाएगा। पहले 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसे इन्हें 18 महीने में चुकाना पड़ेगा। वो 5% की दर पे रहेगा, बाकी जो ब्याज दर है वो भारत सरकार वसूल करेगी, मतलब वहन करेगी। कोलेटरल को भी भारत सरकार वहन करेगी। और अगर ये 18 महीने में 1 लाख रुपए चुका देते हैं, फिर इन्हें जो है 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा, जिनको इन्हें 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा, जिन्हें इन्हें जो है 30 महीने में इनको जो है अदा करना रहेगा। तो कुल मिला के जो अभी जो वैश्विक अवसर दिखाई दे रहा है, भारत जिसको पकड़ना चाहता है, कौन सा वैश्विक अवसर, जो कि स्थानीय उत्पादों के लिए है, और जो भारत के स्तर पे डिजिटल इकोनॉमी के कारण जो है वैश्विक जो है अवसर उपस्थित हो रहा है, इन सब को पकड़ने के लिए भारत के जो स्थानीय स्तर के जो कारीगर हैं, जो हुनरमंद हैं, उनको सशक्त बनाने की ये योजना है। आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ये योजना जो है शुरू की गई थी किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये शुरू की गई थी। और इसकी केंद्रीय एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, इसके द्वारा ही ये योजना संचालित है। इसके आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र द्वारा शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना को 1 दिसंबर तक, 17 सितंबर से शुरू हुई थी, 1 दिसंबर तक लगभग 2.5 महीने में 21 लाख से अधिक जो है आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस योजना के प्रति आम जो उस कार्य करने वाले लोग हैं उनके जागरूकता या उनके उत्साह को दर्शाता है। और इसमें जो आवेदन आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक में आए हैं 6,28,000, उसके बाद पश्चिम बंगाल में आए हैं 4,04,000, असम में आए हैं 1,83,000, उत्तर प्रदेश में 1,53,000, आंध्र प्रदेश में 1,21,000। और जो ये आंकड़े आए हैं उनको अगर देखें कि उनमें कौन से लोग ज़्यादा हैं, तो इसमें देखिए कि जो 21,15,000 आवेदन आए हैं उसमें 9,13,000 यानी 43% दर्जी के हैं। अब देखिए, मैं आपसे अभी कह रहा था कि जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी जो है अवसर दे रहा है किसको, उसमें से जो कपड़े या अपरल है इसके लिए बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए दर्जी के लिए आए हैं 43%। उसके बाद आए हैं 4,72,000 राजमिस्त्री के लिए। हमारा जो
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या जो हाउसिंग चल रहा है उसके लिए 1,86,000 बढ़ई के लिए आए हैं, और यानी 9%, और 4% यानी लगभग 80 हज़ार जो है टोकरी बनाने और नाई के लिए आए हैं। आश्चर्य होगा 10,000 आंकड़े आए हैं, लेकिन हथियार बनाने के लिए जो परंपरागत हथियार आदि बनाते थे वो भी इसमें शामिल हैं, उनके लिए भी 10,000 ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अब आप कहेंगे क्या उससे लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं, फिल्म आदि जो फिल्म और इस तरह के जो धारावाहिक और इस तरह की चीज़ों में जो इस्तेमाल हथियार किए जाते हैं उनकी भी मांग बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, उसके लिए भी 10,000 लोग जो है इसमें अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है। तो ये योजना जो है 17 सितंबर को शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। भगवान विश्वकर्मा के जन्म दिवस पे की गई थी। और भगवान विश्वकर्मा कौन है? भगवान विश्वकर्मा को जितने तरह के जो आप इंजीनियरिंग या जो भी आप सृष्टि देख रहे हैं, जो भी सृष्टि में सब कुछ देख रहे हैं, वो स्वर्ग के निर्माता, जो देवताओं के रथ, यानी जो कुछ भी निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य करने वालों के वो सृष्टि करता है। इसलिए उनको सारे जो अभियंत्रिकी कार्य या इस तरह के कार्य करने वाले लोग हैं उनको अपना भगवान मानते हैं। ठीक है, तो उसी दिन पे इसको शुरू किया गया था। इसमें जो है पारंपरिक कारीगर जो हैं और शिल्पकारों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता, जो उत्पाद हैं और जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी पहुंच और गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा देने के लिए इसे लाया गया था। ये 2023-24 यानी चल ही रही है, देख रहे हैं कि 21 लाख आवेदन आ गया। इससे लेकर 2027-28 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए है। और ये योजना पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी इसमें सारा का सारा वित्त पोषण जो 13,000 करोड़ रुपए है वह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें राज्यों को कोई भी अभिदान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ प्रशासनिक चीज़ें करनी पड़ेंगी जिनको उनको करना पड़ेगा। जैसे अभी देखा कि दूसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल है जिसमें 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। हालांकि वहाँ के लिए जो वेटिंग कमेटी बनानी है राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, वो अभी वहाँ की सरकार नहीं बना पाई है, जो कि उसमें रिपोर्ट में आया था। ठीक है, इस योजना के लिए कौन से पात्र हैं? तो इसमें बढ़ई हैं, 18 तरह के जो पारंपरिक शिल्पकार हैं या हस्तशिल्पकार हैं वो शामिल हैं। इसमें बढ़ई, नाव बनाने वाले, शस्त्रागार, लोहार, हथौड़ा, ताला बनाने वाले, सुनहार, कुम्हार, पत्थर तोड़ने वाले, ऐसे कुल 18 तरह के जो है इसमें लोग इसके पात्र हैं। इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है या इस योजना के माध्यम से लाभ कैसे लिया जा सकता है? तो जैसे अभी देखा कि 21 लाख लोगों ने जो है आवेदन किया है, तो ये वैसे ही स्किल और डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका एक पोर्टल होता है, विश्वकर्मा पोर्टल, उस पे जाके इनको लॉगिन करना पड़ता है। अपना जो डॉक्यूमेंटेशन यानी आधार और इस तरह का दे के एक उनको कार्ड मिलेगा। जब उनको कार्ड मिल जाएगा तो इसके बाद उनको जो है ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। और पूरा ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें 15,000 रुपये मिल जाएगा। किसके लिए? अपने टूल्स खरीदने के लिए, जिस तरह की ट्रेनिंग किए होंगे उसके लिए टूल्स खरीदने के लिए। और उसके बाद जो है वो इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की जो है सब कुछ टूल्स मिल जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएगी। फिर 1 लाख रुपए की पहली किस्त जो है देनी होगी, जिसको 18 महीने में इनको चुकाना होगा। फिर जो है 2 लाख रुपए दूसरी किस्त है, इसे 30 महीने में चुकानी होगी। यानी पहला 1 लाख मिलेगा, उसको 18 महीने में अगर ये चुका लेंगे, फिर इसके बाद इनको 2 लाख और मिलेगा जिसे इन्हें 30 महीने में चुकाना रहेगा। ठीक है, इससे और ये मिलेगा कोलेटरल मुक्त, यानी इनको कोई भी कुपूंजी नहीं देनी पड़ेगी। इनका जो रजिस्टर्ड रहेंगे, जिनको ट्रेनिंग मिली रहेगी, जिनको जो साजो सामान मिला रहेगा, उन्हीं को मिलेगा बैंक के द्वारा। और बैंक जो कोलेटरल न लेने का उसको इंश्योरेंस कराना होता है या जो भी इसका जो भी खर्चा आता है ये सरकार वहन करेगी। और जो ब्याज है ये 5% ब्याज दर पे है, 5% की रियायती ब्याज दर पे है। और जो लगभग 8% का जो एक्स्ट्रा ब्याज दर खर्चा, क्योंकि इस तरह के हाई रिस्क ऋण होते हैं वो ब्याज दर ज़्यादा आएगा, वह जो कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो अभी यही मंत्रालय है जो है कौशल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा वहन किया जाएगा। तो कुल मिला के इसके तहत सरकार जो है, आप तरह से देखिए कि सरकार जो स्थानीय स्तर पर हुनरमंद लोग हैं, जो काम करते आ रहे हैं, या जो नए भी लोग होंगे, उनके क्षमता को बढ़ाना है, उन्नयन करना है। नई जो है पुरानी जो चीज़ें सीखे हुए हैं उनको भी सिखाना है और नई टेक्निक सिखाना है। जैसे कोई मान लिया जैसे दर्जी वाले लोग हैं जो सबसे ज़्यादा तो वहीं आए हैं,
तो उनको जो पहले से आ रहा है वो तो सिखाना ही है, जो पहले से चला। जो नई चीज़ें फ्यूचर में जो वैश्विक स्तर पे उसमें दिखाई दे रही है उनको भी सिखाना है, उसमें भी उनको ट्रेनिंग करना है कि नए अवसर को पहचान सकें। साथ ही में जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उनको उस तरह का साजो सामान दिया जाएगा और इसके बाद उनको बैंक से 2 बार में, जैसे पहला 1 लाख का दिया जाएगा ताकि वो अपना काम शुरू कर सके और उनका पेमेंट ठीक रहेगा। 18 महीने में अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो फिर उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा। इस तरह से कहीं न कहीं उनको उनके सेवाओं की, उनकी जो वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा, जिसकी मांग वैश्विक स्तर पे हो सके। और इससे क्या होगा, उनका भी बेहतरी होगा और लोकल इकोनॉमी का भी बेहतरी होगा और अंततः ये सब कुछ बेहतरी होगा तो किसका बेहतर होगा, भारत का। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आप इसको पढ़िएगा, इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी कल मिलते हैं, नमस्कार।